नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हमने बचपन में पढ़ा था वर्णमाला, आज फिर इसी पे आ गए हैं। ये टॉपिक आपका यूपी पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट, जीडी, रेलवे, पैट, लेखपाल, कोई भी एग्जाम आप देंगे उसमें हिंदी टॉपिक होता है तो उसमें जरूर आता है। तो इस पर बात करेंगे, इसके संपूर्ण एक बार में पूरी वर्णमाला समझाने का प्रयास करेंगे, साथ में सीखेंगे। तो दोस्तों, वर्णमाला की अगर बात करें तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला का मतलब क्या होता है? किसी चीज का व्यवस्थित समूह। जैसे ये फूल हैं, फूलों से मिला के माला बना दी जाती है। उसी प्रकार दोस्तों, ये वर्ण है, वर्णों से मिलके माला बनी है तो इसे वर्णमाला कहेंगे। आपको साफ दिख रहा होगा, आशा है। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला, ये दोस्तों हिंदी वर्णमाला है हमारी, ये देवनागरी लिपि से ली गई है। देवनागरी लिपि, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। और दोस्तों, इंग्लिश कौन से लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी की लिपि की अगर बात करें तो गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों, ये है जो अपने दाएं से बाएं लिखी जाती है और बाएं से दाएं लिखी जाती है, पंजाबी भाषा की गुरमुखी लिपि होती है जो। तो दोस्तों, वर्णमाला, सबसे पहले वर्ण की बात करें तो वर्ण क्या होता है? वर्ण अपने आप में स्वतंत्र होता है, इसका कोई काट के इसे अलग नहीं किया जा सकता है। अगर इसे कट करेंगे तो ये अपने आप में व्यर्थ हो जाता है, इसे वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, अगर बात करें वर्णमाला की तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, उसे वर्णमाला कहते हैं। और दोस्तों, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। और जो वर्णमाला का व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित रूप, उसे वर्णमाला कहते हैं। अब दोस्तों, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो अब इसकी बात करें, हिंदी वर्णमाला में कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, तो इनसे मिलकर हमारी हिंदी वर्णमाला बनी है। हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी है। तो इसमें पूछा जाता है कौन सा व्यंजन किससे उच्चरित होता है, कौन सा व्यंजन विव्रत है, समृत है, अर्धस्वर है, लुंठित है, या फिर संयुक्त है, या फिर अंतस्थ है, या ऊष्म में, ये सभी बातें पूछी जाती हैं। तो हम इन सभी बातों पर बात करेंगे, साथ में समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें हमारे स्वर की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों वैसे तो 11 स्वर होते हैं, टोटल मिला के 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं टोटल। दोस्तों, इसमें अगर बात करें तो ये जो स्वर हैं आपके, और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अनुस्वार और विसर्ग बोला जाता है। दोस्तों, अनुस्वार बोला जाता है और विसर्ग बोला जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, हमारे वर्णमाला में कुछ तो होते हैं। ये जो अंग है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपका अनुस्वार। इसका चिन्ह कैसा लगता है? ऐसा लगता है। और इसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। दो बातें हमने सीखी। अब दोस्तों, बात करें इसके बाद, इसमें आप देख रहे होंगे यहां से यहां तक ये 5 वर्गों में हमने लिखा है। 5, एक वर्ग के 5 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, और 5 5 करके 1 2 3 4 5।
तो 5-5 करके दोस्तों व्यंजन के ये 25 व्यंजन हो गए। आपके टोटल 25 व्यंजन हो गए यहां तक, यहां से लेके यहां तक। तो दोस्तों ये टोटल व्यंजन 25 हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि आपके कावर्ग की। तो ये कावर्ग है कहां से उच्चारित होता है इसकी बात करें तो एक ट्रिक देखी होगी आपने, कतम दहोना। ये ऐसी लिखी है, अब इसे ऐसे लिख दो, का त म द ओ ना। तो दोस्तों कावर्ग की बात करें अगर अपने, तो कावर्ग होता है वो कंठ से बोला जाता है। कावर्ग कहां से बोला जाता है, कंठ से उच्चारित होता है। और चावर्ग होता है चा छा जा झा या, ये आपका तालु से उच्चारित होता है, तालु से। टावर्ग होता है ये आपका मूर्धा से उच्चारित होता है। दावर्ग होता है दोस्तों ये आपका दंत से उच्चारित होता है। और पा फा बा भा मा ये ओंठ से उच्चारित होता है। तो अब बचा ना, कतम दओना, क तम द ओ ना। अब ना वर्ग बचा, ना बचा तो ना क्या करेंगे, ये जो हमारे पंचमाक्षर हैं तो इन्हें दोस्तों नासिका बोलते हैं, नासिक। तो ये नाक से उच्चारित होते हैं दोस्तों, ये हमारे जो वर्ण होते हैं पंचमाक्षर, ये नाक से उच्चारित होते हैं। तो हमने पंचमाक्षर सीखा। और दोस्तों इन्हें 25 व्यंजन होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये 25 व्यंजन होते हैं, 25 होते हैं। और इन्हें स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है और कहां से कहां तक होते हैं, तो का से लेके मां तक होते हैं, 5 वर्गों में विभाजित होते हैं और इन्हें स्पर्शी व्यंजन बोला जाता है। अब दोस्तों अगर बात करें आपके अंतस्थ पर और दोस्तों आपके ऊष्म पर और संयुक्त पर, तो दोस्तों अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त, दोस्तों ये जो या रा ला वा वाला है आपका, ये वाला, तो इन्हें अंतस्थ बोला जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है, रा ला वा। यहां पर ये ना लगाओ नहीं तो इन्हें नुक्ता बोल देंगे। जैसे कि आपके आ के नीचे, का के नीचे ये लग जाता है, इसे क्या बोला जाता है, नुक्ता बोला जाता है। तो अंतस्थ होते हैं। आपसे पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या रा ला वा। और दोस्तों व्यंजन की अगर बात करें, व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। अब दोस्तों बात करें अगर सा सा शा हा की, तो इन्हें क्या बोलते हैं, तो दोस्तों सा शा शा हा की बात करें तो इन्हें दोस्तों ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्म। और इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। शा 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 हा ये वाले होते हैं, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। अच्छे से समझ लें, शा 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 हा ये वाला है, ये जो है दोस्तों ऊष्म है, इनकी संख्या 4 होती है। अब बचे 3, क्षेत्र ज्ञा। ज्ञा की बात करें दोस्तों तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छे से पढ़े लिखे, उन्हें संपूर्ण ज्ञान होता है हिंदी का, तो वो ज्या बोलते हैं। ज्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों जो अपना जा है उसका जो ये है जा, इन्हें क्या बोला जाता है, सबसे पहले बात करें तो इन्हें बोला जाता है संयुक्त। इन्हें संयुक्त व्यंजन बोला जाता है दोस्तों। क्यों बोला जाता है,
क्योंकि ये संपूर्ण नहीं होते हैं, ये दो अक्षरों से मिलके बने होते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके छा की बात करें, छा की बात करें तो दोस्तों ये किस किस से मिलके बना होता है? ये मिलके बना होता है का और धन सा से, छ। और दोस्तों अगर आपके बात करें त्रा की, तो ये बना होता है ता धन रा से, तरा बोलते हैं, तरा तरा तरा। तो ये ता और रा से मिलके बना होता है। अब दोस्तों बात करें आपके ज्ञा की, आपको साफ दिख रहा होगा, आशा करते हैं साफ दिख रहा होगा आपको। ज्या की बात करें तो दोस्तों ये किससे मिलके बना होता है? तो ये दोस्तों जा और धन यहां से मिलके बना होता है, ज्या। तो ये वर्ण है। अब दोस्तों अगर इनकी बात करें तो दोस्तों इनमें आ जाते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण आ जाते हैं। और दोस्तों इनमें कंठ तालु कंठोष्ठ और दंतोष्ठ आ जाते हैं। अब इनकी बात करें, आप एक बार अच्छे से देख लें, ये साफ दिख रहा होगा आपको। अब दोस्तों बात करें इनके छत्र ज्ञा, ये संयुक्त होते हैं, आपको बता दिया। अब दोस्तों इसमें कुछ होते हैं ये कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से, और ये तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओठ से, नासिका से। अब दोस्तों अगर बात करें आपके कंठ तालु से, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कंठ तालु से रहेंगे। इसकी आपको हम सुना दें, एक है, हमने उससे बोलते हैं कि ए आई कंठोष्ठ रहेंगे, ए आई कंठ तालु रहेंगे, ओ औ कंठोष्ठ रहेंगे और बकार दंतोष्ठ रहेंगे। तो इसके लिए क्या है कि कंठ तालु की बात करें, अगर कंठ और तालु से, तो आपका क्या ए आई कंठ तालु रहेंगे, ओ औ कंठोष्ठ रहेंगे और बकार दंतोष्ठ रहेंगे। तो कंठ तालु को ए आई कंठ तालु रहेंगे। और दोस्तों कंठोष्ठ की कंठ और ओंठ के साथ बोले जाएंगे, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ की बात करें अगर दोस्तों, तो ओ औ कंठोष्ठ रहेंगे, ओ और ओ औ कंठोष्ठ रहेंगे और बकार दंतोष्ठ रहेंगे। दंतोष्ठ की बात करें आपके, तो दंतोष्ठ, तो क्या बकार, बकार दंतोष्ठ रहेंगे। ये आपके हो जाते हैं ए आई कंठ तालु छुएंगे, ओ औ कंठोष्ठ रहेंगे और बकार दंतोष्ठ रहेंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं आपके जीभ के आधार पर तीन भेद, जीभ के प्रयोग के आधार पर तीन भेद आ गए हैं। ये आप एक बार अच्छे से देख लें, जीभ के आधार पर तीन, एक आता है अग्रस्वर, एक आता है मध्य स्वर, एक आता है दोस्तों पश्च स्वर। तो इसकी भी आपको ट्रिक के साथ बताएंगे, सीधे बने रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ। हम आपको संपूर्ण वर्णमाला का ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों आपका आ गया अग्रस्वर, मध्य स्वर और आगा आपके पश्च स्वर। दोस्तों ये किसके आधार पर होते हैं? जीवा के प्रयोग के आधार पर तीन भेद होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब दोस्तों हम इनके बारे में अगर बात करें तो कौन कौन से होते हैं? दोस्तों अग्रस्वर की बात करें तो ई और दोस्तों ई और ए आई, ई और ए आई दोस्तों होते हैं, ये आपके क्या होते हैं? ये दोस्तों अग्रस्वर होते हैं। मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर में दोस्तों आपका आता है एक आ, आपका एक आ आता है। तो दोस्तों मध्य स्वर की बात की। अब पश्च स्वर की बात करें, जीव का पिछला भाग किस स्वर के प्रयोग में होता है? तो जीव का पिछला भाग आपका होता है आ, और दोस्तों होता है उ ओ औ, आ उ ऊ और आपका औ। तो इसे कैसे याद रखेंगे? अग्रस्वर ई ए आई और मध्य स्वर आ मध्य स्वर, क्योंकि मध्य यानी बीच वाला हमेशा दोनों तरफ रहता है। तो वैसे ही आ को हम देखेंगे तो जो आ होता है, ये वाला आ, ये दोस्तों हमारा हर जगह उपस्थित रहता है। बीच वाला ये मझिया होता है, हर जगह उपस्थित। पश्च स्वर आ उ ओ औ,
अब दोस्तों इसकी अगर बात करें हम, तो इसे याद करने के लिए क्या करेंगे, आओ उल्लू, आ ओ उल्लू, पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ ओ उल्लू, ये वाला ऊ हो गया, ये वाला ऊ हो गया, पीछे पीछे यानी कि पश्च स्वर, पीछे पीछे यानी कि पश्च स्वर। तो आओ, आओ उल्लू पीछे पीछे, तो ये दोस्तों आ ओ यानी कि दोनों ओ और आ, और ये दोनों ऊ, आओ उल्लू पीछे पीछे, ये हो गया पश्च स्वर। दोस्तों आपको इसमें बहुत चीजें होती हैं, बताने का ध्यान नहीं रहता क्या क्या बताएं। स्वर में हम बता रहे थे, तो स्वर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं स्वर। कौन कौन से होते हैं, एक होता है ह्रस्व, अब बता दे रहे, एक होता है दीर्घ, एक होता है प्लुप्त। ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त, जो दोस्तों 1 मात्रा का समय लें उसे ह्रस्व कहते हैं, जो 2 मात्रा का समय लें उसे दीर्घ कहते हैं, और जो 3 मात्रा का समय लें उसे प्लुप्त कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका ये जो आ है ये आपका ह्रस्व रहता है, ई है ये आपकी दीर्घ रहती है, ऊ है आपका ये दीर्घ रहता है, और 3 मात्रा का समय ले उसे प्लुप्त कहते हैं। ओम, ओम, ये आपका प्लुप्त हो गया। तो दोस्तों ये आपके जो स्वर होते हैं, ये दोस्तों स्वर होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। इतना भूल गए थे, ये आपको बता दिया, और क्या बताना है आपको। अब दोस्तों आगे बात करेंगे समृत और विव्रत स्वर। समृत और विव्रत स्वर की अगर बात करें, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर देख लिया। पश्च स्वर को याद रखेंगे, आओ उल्लू पीछे पीछे, मध्य स्वर में एक आ रहता है, अग्रस्वर में ये ए रहता है। अब दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट पर आपके, नेक्स्ट आपका दोस्तों है समृत और विव्रत। समृत की बात करें दोस्तों, समृत स्वर, समृत की बात करें दोस्तों, समृत स्वर की अगर बात करें तो समृत स्वर में 4 आते हैं। कौन कौन से होते हैं, ई ई उ उ, ई उ उ। समृत स्वर में 4 आते हैं, ई उ उ। समृत स्वर में ये आते हैं। और दोस्तों एक होता है अर्ध समृत व्रत स्वर, एक होता है विव्रत स्वर। अर्ध समृत में दोस्तों कौन से आते हैं, आपके ए और ओ, ये आपके अर्ध समृत में आते हैं। अर्ध समृत स्वर में आते हैं। दोस्तों अर्ध समृत स्वर के क्या होता है, मुख कम सरकरा हो, जैसे कि समृत की बात करें अगर, मुख द्वारा सकरा हो जाता है, ये समृत स्वर कहते हैं। जैसे ई उ ऊ, अर्ध समृत ए ओ, ए ओ, ए ओ। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, ये समृत होते हैं। अब विव्रत की बात करें, विव्रत में दोस्तों आपका आता है आ और आ और आ, ये आपका विव्रत में आता है, ये आपका विव्रत में आता है। और दोस्तों इसी प्रकार होता है अर्ध विव्रत, इसमें आपका आ, आई, ओ और औ, आ, आई, ओ, औ, ये वाला आपका आता है अर्ध विव्रत स्वर में। और दोस्तों ये जो आता है ये वाला, ये से ऑस्कर कहते हैं। और दोस्तों ये आगत स्वर होता है, ये भी बात जान लो, ये आगत स्वर होता है। अब दोस्तों अगर बात करें आपके नेक्स्ट पर, नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट आपका रहेगा दोस्तों अयोगवाद सीख लिया, समृत विव्रत सीख लिया, अग्रस्वर पश्च स्वर सीख लिया, कंठोष्ठ दंतोष्ठ और कंठतालु सीख लिया, संयुक्त ह्रस्व दीर्घ प्लुत सीख लिया, संयुक्त अंतस्थ ऊष्म सीख लिया। दोस्तों अब दोस्तों बात करें आपके, अगर प्रयत्न के आधार पर अग्रस्वर पश्च स्वर सीख लिया दोस्तों, अब नेक्स्ट आपका रहेगा अग्रस्वर या संघर्षहीन। और दोस्तों आपका बचा है एक अल्प प्राण, महाप्राण
दोस्तों अर्ध स्वर या संघर्षहीन स्वर की अगर बात करें तो दोस्तों अर्ध स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, जो आपका या होता है और वाह होता है, या होता है वाह होता है, इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं, क्योंकि इन ध्वनियों के उच्चारण में कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। और दोस्तों इन्हें अर्ध स्वर बोलते हैं क्योंकि ये आधे स्वर होते हैं। इ या वा, जैसे आपने यड़ संधि पढ़ी हो, अगर यड़ संधि पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि ई और आ मिलकर क्या बनता है, वाह। ऐसे ही दोस्तों ये अर्ध स्वर होते हैं। अर्ध स्वर क्या होते हैं दोस्तों, आपके ई, और अर्ध स्वर क्या होते हैं, या और वाह, ये आपके अर्ध स्वर होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। और दोस्तों एक होता है लुंठित शब्द, लुंठित, लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन, अगर इसकी बात करें तो लुंठित किसे बोला जाता है, लुंठित में दोस्तों आपका रा होता है, ये जो रा होता है ये आपका क्या रहता है, लुंठित बोला जाता है, लुंठित बोला जाता है। लुंठित बोला जाता है क्योंकि चीन के उच्चारण करते समय जीवा की स्थिति गोल हो उसे लुंठित कहते हैं, गोल हो जाए, रा 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 अंदर की तरफ जाती है। अब दोस्तों इसके बाद एक और आता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन को दोस्तों क्या कहते हैं, जैसे कि दोस्तों पार्श्विक व्यंजन की अगर बात करें तो ला होता है आपका ये दोस्तों पार्श्विक व्यंजन होता है। क्यों होता है, इनके वायु का निष्कासन होता है, इनके बोलते समय वायु का निष्कासन होता है जीभ के दोनों तरफ से, जैसे ला ला ला, तो जीभ के दोनों तरफ से वायु का निष्कासन होता है, तो इसे क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब दोस्तों यहीं पर एक बात और सीख लिए, द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं, द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन। हाँ एक चीज और बताना भूल गए, द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन की दोस्तों अगर बात करें, द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं, जब एक व्यंजन के साथ दूसरा व्यंजन आधा आके मिल जाता है, दूसरा थोड़ा आधा से थोड़ा ज्यादा होता है, उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आपका दिल्ली, तो दोस्तों ये जो दो है ला, तो एक आधा है और एक पूरा है, तो इसे क्या कहते हैं, द्वितीय व्यंजन कहते हैं। द्वितीय को बताया तो यहीं पे एक बात और याद आ गई, द्वितीय ये सीख लें। और दोस्तों इसके लिए कोई अलग से क्लास नहीं, जितना याद आता रहेगा उतना समझते रहेंगे साथ में। अब दोस्तों द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन भी होता है दोस्तों। कौन कौन सा होता है आपका, एक होता है ये, एक होता है ये। क्यों होता है, जैसे कि हम बोलते हैं लड़ाई और बोलते हैं पढ़ाई, तो ये दोस्तों एक यहाँ पे भी यूज होता है, ये वाला ड़ा, ये नासिका होता है और ये पंचमाक्षर होता है। एक ये ढा होता है, ये अड़ा का भी प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसे इसके दो प्रयोग होते हैं, इसलिए इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसमें दो गुण पाए जाते हैं, जैसे पढ़ाई में ये वाला ड़ा हो रहा है यूज और लड़ाई में ये वाला ड़ा हो रहा है यूज, तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब दोस्तों आपका एक रह गया, दोस्तों आपका एक रह गया है अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। दोस्तों अल्प प्राण और महाप्राण, अगर अल्प प्राण और महाप्राण को आपको सीखना है तो आप ऐसे याद रखें, 1 3 5 135 और 25, ऐसे याद रख सकते हैं तो ऐसे याद रखें, नहीं तो ऐसे याद रखें। महाप्राण को इंग्लिश में लिखें MAHAPRAN, महाप्राण। तो दोस्तों महाप्राण लिखते समय एच आ रही है तो ये महाप्राण है। जो वर्ड में इंग्लिश में बनाने पर एच आए उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे कि आपका दूसरा और पांचवा, खाको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, खाको,
KHA। तो ये दोस्तों आपका कौन सा होगा, महाप्राण हो गया, महाप्राण। घा को GHA, तो ये दोस्तों आपका कौन सा होगा, महाप्राण हो गया। ऐसे ही दोस्तों इसमें छा, CHHA, तो ये भी दोस्तों आपका महाप्राण हो गया। अगर इसका प्रयोग करेंगे एच वाले का, इस नियम का प्रयोग, तो दोस्तों इसमें चा को ध्यान रखना होगा। और दोस्तों अगर इसकी बात करें तो अब दोस्तों इसमें झा, तो JHA, तो ये आपका महाप्राण हो गया। अल्पप्राण की बात करेंगे, पहला, तीसरा, पांचवा, ये आपके अल्पप्राण होते हैं। दोस्तों आपका एक रह गया था घोष अघोष। घोष अघोष दोस्तों जो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा होता है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। और दोस्तों आपका अंतस्थ और हा, अंतस्थ यारा हुआ और हा, और तीसरा, चौथा, पांचवा 345 और हा, ये आपके होते हैं घोष, ये होते हैं आपके घोष। और दोस्तों ये जो यार अलावा होते हैं ये आपके अल्पप्राण में आते हैं, और सा हा होते हैं, ये आपके महाप्राण में भी आते हैं, ये आपके महाप्राण में आते हैं। और दोस्तों अगर बात करें आपके अघोष की, तो दोस्तों आपका अघोष तो होता है, वो दोस्तों होता है सा, ये तीनों सा, ये आपके सघोष में आते हैं। और दोस्तों आपका वर्ग का प्रथमा और द्वितीय, यानी कि दोस्तों 1 और 2, वर्ग का 12 और सा और सा और सा, 12 सा, ये आपके हो गए दोस्तों सघोष, सघोष 12, वर्ग का पहला, दूसरा और सा, ये आपको हो गए सघोष। और वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम और हा, ये हो गए आपके घोष। और दोस्तों जो आपके जो सभी स्वर होते हैं ये भी आपके दोस्तों सघोष में आते हैं। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी समास की। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें।